ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 10 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 12वें सूत्र तक हमने विचार किया है। द्रव्य, गुण और कर्म, इन दोनों के बीच में वैधर्म्य क्या है, ये प्रसंग चल रहा है। द्रव्य और गुण में एक वैधर्म्य है कि द्रव्य अपने कार्य द्रव्य को नहीं मारता, गुण अपने कार्य गुण को नहीं मारता। न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति। द्रव्य न कार्य को और न कारण को नहीं मार सकता, अर्थात विनाश नष्ट नहीं कर सकता। कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य को नहीं मारता या कारण द्रव्य अपने कार्य द्रव्य को नहीं मारता। लेकिन गुण में एक विशेष बात है, वो अपने कार्य को मारता भी और नहीं भी मारता है। ये प्रसंग आगे चलाएंगे। पिछले प्रसंग में आपको किसी को कोई प्रश्न हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो, न द्रव्यम कार्यम कारणम च वदति, इसको या और पीछे के प्रसंग में कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में ना आते हुए भी आप शांत रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आभा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि गुण गुण को मारता है का एक उदाहरण और नहीं मारता है का भी एक। ये तो ये अगला सूत्र स्वयं बताएगा। जी जी। पीछे के प्रसंग में किसी को कोई प्रश्न हो या कोई सिद्धांत आपके मन में नहीं बैठा हो, आपको संशय हो, क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा है, अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, ये सारे सिद्धांत मन में हमेशा रहना चाहिए। यदि वो सिद्धांत मन में रहेंगे तो आगे बहुत सरलता आपको हो जाएगी। इसलिए इन सिद्धांतों को बार बार दोहराइएगा, अब तक जो भी सिद्धांत आपके सामने आए। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, घड़ा कार्य है और उसके अंदर रहने वाले गुण भी कार्य हैं। जी। स्वामी जी, गुणों को भी कार्य बताया है, तो इससे क्या समझेंगे? जो आपने पहले बताया गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा समझेंगे गुण हाँ जी, गुण भी कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं तो गुण भी गुणों को उत्पन्न करते हैं। जब कारण द्रव्य मिट्टी अपने कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है तो ऐसे कारण द्रव्य में जो गुण हैं वो कार्य द्रव्यों के गुणों को उत्पन्न करेंगे ना। जब द्रव्य उत्पन्न हो सकता है तो गुण भी उत्पन्न हो सकता है। गुण गुण को उत्पन्न करता है, पीछे भी ये सिद्धांत आया था, ये उसी को ही प्रतिपादित हाँ जी। द्रव्यानि द्रव्यांतरम आरंभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसे 10वां सूत्र आपको बताया, 9वां सूत्र भी बताया, वैसा ही यहां समझना है आपको। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, ये 11वें सूत्र से संबंधित प्रश्न है जी। ये थोड़ा समझ में नहीं आया। जैसे एक कर्म दूसरे कर्म से उत्पन्न नहीं होता जी,
तो इसमें थोड़ा जैसे हमने एक पेड़ काटने का कर्म किया जी और पेड़ कटने के बाद में दूसरा कर्म हुआ, पेड़ गिरा, तो ये पेड़ कटने से ही दूसरा कर्म उत्पन्न हुआ, ऐसा थोड़ा सा भ्रम है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए स्वामी जी। नहीं, पेट को काटना रूपी जो क्रिया है ना, उस क्रिया से कोई नई क्रिया उत्पन्न किया क्या आपने? पेट को काट, जैसे पेट कट गया, जी पेट कट गया, गिर गया, ठीक है, हाँ जी। अब उसके आगे पेट काट दिया तो पेट गिर गया, उसके बाद क्या, कौन सा कर्म उत्पन्न हुआ उससे? उसके स्वामी जी जैसे पेड़ के अलग अलग टुकड़े करना और कर्म उत्पन्न होते जा रहे हैं, इसी कर्म से तो नए नए कर्म हम उत्पन्न कर रहे हैं ना, दूसरे उत्पन्न कर रहे हैं, कर्म थोड़ा उत्पन्न कर रहा है। जैसे द्रव्य को उत्पन्न करता है, नया द्रव्य बना रहा है द्रव्य, तो ऐसे कर्म नए कर्म को उत्पन्न करता हुआ कोई ऐसा उदाहरण आपको देना होगा ना। वो अलग अलग क्रिया है ना, क्योंकि आपको ये समझना है, कर्म का मतलब समझना है। कर्म क्षणिक है, कर्म हुआ समाप्त हो गया, वो खुद ही समाप्त हो रहा है, वो दूसरे को उत्पन्न कैसे करेगा? वो कर्म जो है, क्रिया जो है, क्षणांतरवर्ती नहीं है। एक क्षण के बाद अगले, जिस क्षण में कर्म उत्पन्न होता है अगले क्षण में तो रहता ही नहीं है। कर्म किसी को उत्पन्न करने के लिए उसको स्थिर रहना आवश्यक है, कुछ समय तो रहे। कुछ समय क्या, वो एक क्षण ही रहता है कर्म। जिस क्षण में उत्पन्न होता है कर्म अगले क्षण में तो रहता ही नहीं है, अपने आप समाप्त होता है। क्योंकि कर्म को उत्पन्न तब करेगा वो अगले क्षण में रहे, वो तभी तो उत्पन्न करेगा ना। अगला क्षण तो उसका है ही नहीं है, समाप्ति हो गया। उत्पन्न होते ही, उत्पन्न होके क्षण में ही अगले क्षण, दूसरा क्षण आते ही वो समाप्त हो गया। अब कैसे उत्पन्न कर सकता है? ये सिद्धांत है कर्म का। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, कहानी वर्ल्ड। नमस्ते स्वामी जी। जी 8वें सूत्र में अपर सामान्य और पर सामान्य की बात आई थी जी उसमें अनगिनत गुणों में गुणत्व अपर सामान्य और द्रव्यों में द्रव्यत्व पर सामान्य, ये समझ में नहीं आया। नहीं, द्रव्यों में द्रव्यत्व भी अपर सामान्य है, गुणों में गुणत्व भी अपर सामान्य है, कर्मों में कर्मत्व भी सब अपर सामान्य है। पर सामान्य को समझ लीजिएगा, पर सामान्य एक ही होता है, अपर सामान्य अनेक होते हैं। पर सामान्य एक होता है मतलब सत्ता, द्रव्य की सत्ता है, द्रव्य है। सारे जितने भी दुनिया भर के द्रव्यों में अस्तित्व है, सत्ता है, समानता है, अस्तित्व। और गुणों में भी अस्तित्व है, कर्मों में भी अस्तित्व है। तो ये अस्तित्व सब में समान रूप से है, व्यापक है। इसको कहते हैं परसामान्य। धन्यवाद स्वामी जी। द्रव्यों में द्रव्यत्व ये भी जाती है और अस्तित्व भी जाती है, लेकिन वो जाती है सब में एक जैसी है। वो गुणों में भी वैसा ही है, कर्मों में भी वैसा ही है, द्रव्यों में भी वैसा है। लेकिन द्रव्यत्व केवल द्रव्यों में रहता है, गुणत्व केवल गुणों में रहता है, कर्मत्व केवल कर्मों में रहता है, पर अस्तित्व जो है सब में एक समान रहता है। इसलिए अस्तित्व जो है, सत्ता का होना, विद्यमानता, ये सब में बराबर है, इसलिए वो एक ही होता है। पर सामान्य मात्र एक होता है, अपर सामान्य अनेक होते हैं। अजीत जी। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते जी। परसों भी इतनी चर्चा हुई थी और सुने थे, जो अभी भी चर्चा चल रही थी कि कर्म को उत्पन्न नहीं करता। अभी तक जैसे हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं विज्ञान की दृष्टि से, तो जैसे बचपन में हम ईंट को लाइन में लगा करके खड़े करते थे, एक ईंट में धक्का दिए वो सारे ईंट क्रम से गिरती चली जाती थी। एक ईंट में धक्का देने से, आपने बताया भी था कि एक बबल में हमने फोर्स दिया तो सारे बबल को विक्षेपित कर देता है, विदोलित कर देता है।
तो हम तो उसको ये मान के चलते थे कि भाई एक ईंट में हमने गति दिया और एक ईंट गिर गया, फिर वो दूसरे को धक्का दिया, तीसरे को धक्का दिया, क्रम से वो कर्म से कर्म हो रहा है। आपने उसको भी एक संस्कार का नाम दिया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी और हमें क्लियरिटी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है कि हमने कोई नहीं, रुकिए, एक साथ अनेक बात मत करिए, एक बात को पहले कंप्लीट करते हैं। ऐसा है कि आगे आप पढ़ेंगे, जब कर्म का लक्षण अभी आए नहीं है, जैसे द्रव्य का लक्षण अभी आने वाला है आगे, द्रव्य का भी लक्षण अर्थात द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसे गुण की परिभाषा, गुण का लक्षण, ऐसे ही कर्म का लक्षण, कर्म की परिभाषा आगे बताएंगे, उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। ऐसा है कि जब एक ईंट को हमने धक्का दिया तो जो धक्का में जो बल हमने दिया है वो बल को यहाँ पर वेग कहते हैं, उसको आपकी भाषा में फोर्स कहते हैं, और उसको यहाँ वेग कहते हैं। इसका वेग संस्कार है। वो वेग जितना रहता है वो वेग अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता है, और वो वेग समाप्त होते ही कर्म आगे होगा ही नहीं। अगर आप ये कहते हैं कर्म कर्म को उत्पन्न करता है तो वो उत्पन्न करता ही जाएगा ना, रुक क्यों गया? मान लीजिए मैं एक ईंट को धक्का दूंगा तो मैं 1,00,000 ईंट रख दूंगा जी लाइन पर, फिर मैं एक धक्का दूंगा तो 1,00,000 ईंट गिरते जाना चाहिए, क्यों नहीं गिरेंगे? आगे रुक क्यों गया? क्योंकि कर्म कर्म को उत्पन्न करता है, लेकिन वो उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि वो वेग के कारण से कर्म उत्पन्न हो रहा है, ना कि कर्म से कर्म उत्पन्न हो रहा है। नहीं स्वामी जी, हमारा ये मानना है कि अगर 1,00,000 भी ईंट को हम बराबर डिस्टेंस पे रखें तो प्रत्येक ईंट को लास्ट तक जब तक ईंट रहेगा तब तक वो सबको गिरा ही देगा। नहीं गिराएगा। ये तो आपका कथन है, आप करके देखना। करके देखे तभी बता रहे हैं स्वामी। अरे नहीं, किससे देखिए, किससे आपने ऐसा किया है? किसी यंत्र से किया है या अपने हाथ से किया है? अपने हाथ से करके हम बचपन में खेला करते थे, ईंट भट्टे के नजदीक में जाकर के। नहीं, खेला करते थे, लेकिन 1,00,000 लगा करके नहीं खेला होगा। जी नहीं, वो तो मतलब 10 लगा दिए, 20 लगा हाँ, 20 लगा दिए। हाँ, तो जितना वेग आपने दिया उतना ही हो। आप अभी करके देखो ना, बड़े हो गए आप, विज्ञान के व्यक्ति हो, अध्यापक हो, अब आप ऐसा करके देखिएगा, पता लग जाएगा आपको। होता नहीं है ऐसा। अगर ऐसा होता तो फिर शास्त्रकार हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, और कनाद ऋषि है वो बिना परीक्षण के, बिना ऑथेंटिक के ऐसी बात नहीं करेंगे। आप करके देखना, होता नहीं है ऐसा। चलिए जी, दूसरा है स्वामी जी कि जैसे समुद्र में तरंगे उठती है जी, और एक के बाद दूसरी तीसरी कंटिन्यूटी वो चलती रहती है, तो उसको भी हम वेग संस्कार में ही लेंगे। हाँ जी, जो तरंग जहाँ उत्पन्न हो रहा है वहाँ का उसके वेग के हिसाब से वो उत्पन्न होता जाता है, तो वो होता रहता है। यहाँ आपको थोड़ा आगे समझना है। अब कर्म का लक्षण समझेंगे। सिद्धांत ये स्थापित किया है कि कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। कर्म की स्थिति पहले समझ लीजिए। कर्म क्षण भर तक रहता है तो अगले कर्म को उत्पन्न कर ही नहीं सकता ना। जो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कर्म कर्म को उत्पन्न कर रहा है, वास्तव में कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर रहा है। उस कर्म के समय जो वेग उत्पन्न होता है वो वेग दूसरे कर्म को उत्पन्न करेगा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, कारण आपको कर्म को बिठाए नहीं। आपको आपात तक कर्म से दिख रहा होता है आपको, लेकिन कर्म क्षणिक है। जब कर्म की परिभाषा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब कर्म क्षणिक है तो अगला क्षण रह ही नहीं सकता, तो अगले कर्म को कैसे उत्पन्न करेगा, ये आपको समझना है। तो आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है सर। अनीता आनंद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे अभी वेद व्यास जी ने मटके का उदाहरण लिया था, वो द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न का, तो वो मिट्टी से तो एक घड़ा उत्पन्न हो गया, द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न हो गया। तो जो गुण का है तो उसको हम सुगंध से या रूप से ले सकते हैं कि मिट्टी रूप से घड़ा रूप उत्पन्न हुआ, ये गुण में आ जाएगा जी? हाँ, जितने भी गुण हो सकते हैं, हाँ, तो गुण को उत्पन्न करते ही हैं। वो अभी आगे आपको जब गुणों का प्रसंग आएगा तो आपको सरलता समझ में आएगा। जो जैसे कारण में गुण होते वैसे कार्य में नहीं रहते हैं, उसका स्वरूप बदल जाता है, तभी तो गुण को उत्पन्न करता है। जो जैसे
मिट्टी का रूप जैसा मिट्टी में जिस तरह का रूप होता है वैसा ही रूप घड़े में दिखता है क्या आपको? नहीं जी, तो फिर तो गुण में भी परिवर्तन आ जाएगा जी। परिवर्तन है, जब द्रव्य में परिवर्तन आए, मिट्टी में जैसे परिवर्तन आए तो गुणों में भी परिवर्तन आएगा। जो जो जी साहब। जो कोमलत्व है, हाँ, वो मिट्टी में जैसा होता है वैसे घड़े में नहीं होता है ना। तो गुणों में भी परिवर्तन होता है जैसे द्रव्य में परिवर्तन होता है। द्रव्य में परिवर्तन होते ही गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जो गुण को धारण करता है उसे समवायी कारण कहते हैं, तो उसका था कि मिट्टी घड़े का समवायी कारण है, तो उसके आगे था गुण सीधे सीधे असमवायी कारण है मिट्टी का, घड़े का बन बोलेंगे ना। हाँ जी, असमवायी कारण जो होता है वो गुण भी होता है और परंपरा से कर्म भी होता है। जी हाँ, उससे आगे आपने बताया था कर्म परंपरा से होता है क्योंकि वो क्षणिक होता है, नष्ट हो जाता है। हाँ जी, इसलिए वो परंपरा से है। तो स्वामी जी, ये मुझे उदाहरण से प्लीज बताएं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। परंपरा से वो सिद्धांत के तौर पे क्लियर है, पर देखिए वो जब आएगा ना, जब समवायी कारण आएगा तब सारा क्लियर हो जाएगा। वो तो भूमिका के रूप में जितना बताया उतना ही समझना है, वो आगे सूत्रकार स्वयं विस्तार से बताएंगे ही। समवायी कारण किस प्रकार का होता है, अभी द्रव्य का लक्षण जब आएगा तब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जब गुण का लक्षण आएगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। जब कर्म का लक्षण आएगा अपने आप समझ में आएगा। थोड़ा धैर्य सबको रखना है। सारी बातें भूमिका में नहीं बताई जाती है ना। भूमिका में तो संक्षेप से बताया कि असमवायी कारण द्रव्य होता है, नहीं, द्रव्य समवायी कारण होता है, गुण असमवायी कारण होता है, गुण कभी भी समवायी कारण नहीं होता है, कर्म कभी भी समवायी कारण नहीं होता है। भूमिका में जितना बताया इतना ही समझना है आपको, आगे स्पष्ट हो ही जाएगा। पूरा दर्शन इन्हीं के ऊपर आधारित है, उतना आप लोग धैर्य रखिएगा। हाँ, बस इतना जरूर सबको कहना चाहूँगा, जितना बताया है सिद्धांत वो दिमाग में हमेशा रखिएगा, नहीं तो आगे आपको समझ में नहीं आएंगे। और जो सिद्धांत बताए हैं वो अगर समझ में नहीं आए उनके बारे में आप पूछ सकते, और उनका विस्तार आगे अपने आप आएगा। हाँ जी, प्रेम सागर जी। स्वामी नमस्ते जी। जी, अभी अर्थ सामान्य का अर्थ एग्जिस्टेंस या अस्तित्व बताया आपने, और अपर सामान्य का एक बार और बताइए। ऐसा है कि जाति को कहते हैं जी, ये जाति को सामान्य कहते हैं। और वो जाति दो प्रकार की होती है, एक बड़ी जाति होती है, एक छोटी जाति होती है। बड़ी जाति जो है सबके अंदर होती है, वो एक ही होती है बड़ी जाति। जैसे मैंने बोला, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, तो है सभी में आएगा, तो वो एक ही होती है, उसको पर सामान्य कहते हैं। और अपर सामान्य उसको कहते हैं, वो अनेक प्रकार का होता है। जैसे द्रव्यों में द्रव्यत्व, ये सामान्य है, ये जाति है, लेकिन केवल द्रव्य में रहेगी। ठीक है। और गुणों में गुणत्व है, ये केवल गुणों में रहेगी, तो दो हो गए। कर्मों में कर्मत्व, ये केवल कर्मों में रहेगी। और देखिएगा, अपर सामान्य अनेक कैसे होते हैं। द्रव्यों में द्रव्यत्व है, गुणों में नहीं है, वो कर्मों में नहीं है। अब द्रव्यों में दूसरे, और उस द्रव्यत्व से भी और छोटा सामान्य बता रहा हूँ, छोटी जाति। जैसे अश्वत्व केवल अश्वों में रहेगा, ठीक है। गोत्व केवल गायों में रहेगा। तो ऐसे आप ऐसे देखेंगे ना, ऐसे अपर सामान्य अनगिनत हो जाएंगे, ऐसे गुणों का भी अनगिनत हो जाएंगे, ऐसे कर्मों का भी अनगिनत हो जाएंगे। लेकिन पर सामान्य मात्र एक ही है, इसको महासामान्य कहते हैं। अब क्लियर हो गया? चंद्र जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्कार स्वामी जी। जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि आपने कहा कि कर्म को उत्पन्न नहीं करता, ये तो मुझे लगे कि शायद आधी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, और मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं 3 दिनों से सुन रही हूँ उसको जी। लेकिन मैं एक बता रही हूँ बात कि कर्म तो कर्म को उत्पन्न करता है। जैसे कि गेहूं हम बोएंगे तभी तो उसको काटेंगे, और काटेंगे तभी तो हम उसको निकालेंगे।
और निकालेंगे फिर हम उसको प्रयोग में लेते हैं। तो कर्म तो सर कर्म ही से ही उत्पन्न होता है, मतलब ये कर्म समझ से में आप नहीं। कौन सा कर्म, क्रिया को ले रहे हैं? कुछ भी कर्म, मतलब जैसे अभी भाई साहब ने जैसे ईट का बोला था, जैसे हाँ हर ठीक एक है कर्म। ठीक है, तो आप धैर्य रखिएगा। 3 दिन से आपको समझ में नहीं आ रहा है, और 3 दिन धैर्य रखिए, 3 4 10 दिन, तो जब कर्म की परिभाषा आएगी तो आपको और विस्तार से समझ में आएगा। आप सबको, आप देखिएगा, आप सिद्धांत पर मन नहीं लगा रहे, अब जो आपको जो दिखाई दे रहा है ना उसमें मन लगा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है, किसी भी बात को समझने से पहले उसका सिद्धांत, उसका कॉन्सेप्ट को समझना होता है। जब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कर्म क्षणिक है, क्षण भर रहता है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, सभी लोगों को बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी बात आपको समझना है तो उस बात का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो सिद्धांत है, वो आपको समझना है सबसे पहले। केवल यहीं की बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया में कहीं का भी हो, आपको पत्नी किसे कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे पत्नी के बारे में, ऐसे पति के बारे में या किसी के बारे में। पहले उसके सिद्धांत, उसका कॉन्सेप्ट तो समझिएगा। जब ये कॉन्सेप्ट दिया है, कर्म क्षण भर के लिए होता है, अगले क्षण नहीं रह सकता। जब वो अगले क्षण नहीं रह सकता है तो बात ही समाप्त हो जाती है। वो कर्म दूसरे कर्म को तब उत्पन्न करेगा क्योंकि वो पैदा होता है, उसके बाद रहना पड़ेगा उसको, तब वो किसी और को उत्पन्न करे। जैसे द्रव्य उत्पन्न होकर के रहता है, द्रव्य पैदा होता है तो रहता है, अब वो किसी और को उत्पन्न कर सकता है। गुण उत्पन्न होकर के रहता है, तब वो किसी और को उत्पन्न कर सकता। कर्म उत्पन्न होकर के रह नहीं सकता, समाप्त, उत्पन्न होते ही समाप्त होता है। कॉन्सेप्ट ये है, सिद्धांत ये है कि कर्म पैदा होता है और नष्ट होता है, पैदा होता है नष्ट होता है, अगला क्षण रह ही नहीं सकता हो, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको समझना है। आपको दिखता क्या है उसको माइंड मत करिए, क्या दिख रहा है आपको। जो दिखाई देता वो सच नहीं होता है। विज्ञान को थोड़ा और समझ लीजिए, मैक्रो करके। विज्ञान ये कहता है जो दिखाई देता वो सच हो जरूरी नहीं है। मैं आंखों से देख रहा हूं कि तीनों एक साथ रिबन के साथ टच किए, तीनों एक बराबर आया, मैं नहीं मानूंगा आपकी आंखों को। इसलिए तो वो कंप्यूटर में देखते हैं। जब कोई रनिंग करता है आदमी, अब ओलंपिक में देखिएगा तो आप ऐसे दौड़ते हैं, हुसैन बुलेट को देखिएगा 100 मीटर का कैसे देख, ऐसा मतलब और भी जो भी हो सकते हैं। अब वो एक साथ रिबन के साथ टच किए लगता है हमको, आंखों के तो दिख रहा है वो एक साथ। क्या एक साथ होता है? नहीं जी, मेरे को आंखों से मैं तो कैसे मानूं, दोनों एक साथ, तीनों एक साथ है, तीनों को प्रथम गोल्ड मेडल देना चाहिए, तीनों को एक साथ। मैं नहीं दूंगा। नहीं जी, हम सब देख रहे हैं, सब लोगों को लग रहा है, तो आपको लगने से क्या होगा? आपको लगना, आपकी आंखें धोखा दे रही हैं आपको पहचान में नहीं आ रहा है। तो जो दिखाई देता है वो सच हो जरूरी नहीं है। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं जो दिखाई देता सब झूठ होता है, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो सच हो ये जरूरी नहीं है। उसके इन्वेस्टिगेशन करो, पता लग जाएगा ना आपको। तो ऐसे ही यहां समझ लीजिएगा कि कर्म का सिद्धांत ये है कि क्षण भर रहने वाला है, अगला क्षण रह नहीं सकता। तो अपने आप बात समाप्त होती है, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता। यही तो सिद्धांत बना है यहां पर। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। एक बात ये भी समझ लेना है सबको, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सबको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब 130 लोग आज के क्लास में 130 लोग दिख रहे हैं, तो 130 में से 130 को नहीं समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मेरे को नहीं लगता। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा होगा, मैं मानता हूं। इसलिए सभी को ये समझना है, कोई भी बात समझना है तो सिद्धांत, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिमाग में उतारना होता है। आपको प्रश्न करना है तो उस पर प्रश्न करिए कि कर्म क्षण, एक क्षण के बाद क्यों नहीं रह रहा है, क्यों समाप्त हो रहा है। हमको लग रहा है वो समाप्त नहीं होता, उस पर कोई प्रश्न करो तो बात समझ में आती है। लेकिन आप उसको छोड़ करके, सिद्धांत को छोड़ करके यही बोलते जा रहे, नहीं जी हमको दिखाई देता है कर्म कर्म को उत्पन्न करता है, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ पाएगी। तो आगे बढ़ता हूं मैं, उषा जी को क्या कहना है?
स्वामी जी नमस्ते। जी। सूत्र 8 का लास्ट 2 लाइन तथा द्रव्यादिषु गवादयो द्रव्याणि 2 लाइन फिर से समझना। 8वें सूत्र का अंतिम पंक्ति। हाँ अंतिम, हाँ 2 लाइन। अच्छा, तो तथा द्रव्य, हाँ जी, द्रव्यादिषु गवादयो द्रव्यानि रूपादयो गुणा उत्क्षेपनादीनि कर्माणि व्यक्तयो विशेषाः। ये कहना चाह रहे हैं, ये सामान्य विशेष को समझाया जा रहा है कि द्रव्य गुण कर्मों में समानता है, तो समानता को बताया, लेकिन विशेषता को बताया जा रहा है तथा कह करके। द्रव्यादिषु गवादयो द्रव्यानि, द्रव्यादिषु गवादयो द्रव्यानि, तो गाय आदि द्रव्यों में, जैसे गायों को, केवल गायों को देखेंगे तो सामान्य है, और गाय को जब घोड़े के सामने रखेंगे तो गाय विशेष हो जाएगा। दोनों द्रव्य है, द्रव्यों में द्रव्यत्व के रूप में देखेंगे तो सामान्य है, लेकिन एक द्रव्य में गोत्व है, एक द्रव्य में अश्वत्व है, तो गोत्व की दृष्टि से द्रव्यत्व जो है विशेष हो जाएगा। द्रव्यत्व की दृष्टि से गोत्व को देखोगे, अपने अश्वत्व की दृष्टि से गोत्व को देखोगे तो गोत्व विशेष है, अश्वत्व भी विशेष है एक दूसरे की अपेक्षा। लेकिन दोनों द्रव्यों के रूप में देखोगे, दोनों को द्रव्यत्व के रूप में देखेंगे तो सामान्य। तो दोनों द्रव्य सामान्य भी बन रहे हैं और दोनों द्रव्य विशेष भी बन रहे हैं। उषा जी, समझ में आ रही है बात? जी। तो ऐसे ही गुणों में समझ लीजिएगा, जब सब गुणों को गुणत्व के रूप में देखेंगे तो सामान्य है, लेकिन रूपत्व अलग है और रसत्व अलग है, तो ये सामान्य भी है और विशेष भी है दोनों। सारे मतलब सभी रूप है, सभी रूपों में रूपत्व है, सामान्य है, ठीक है जी। लेकिन लाल रूप अलग है और काला रूप अलग है। तो लाल की अपेक्षा से कालत्व विशेष हो गया और काले के अपेक्षा से लालत्व अलग है, तो विशेष हो जाएगा। तो गुणों में भी सामान्य भी है और विशेषता भी है। ऐसे ही उत्क्षेपनादि कर्माणि, कर्मों में कर्मत्व को देखेंगे तो सामान्य है, लेकिन कर्मों में कर्मत्व को देखते हुए सामान्य है, लेकिन उत्क्षेपण कर्म अलग है, अवक्षेपण कर्म अलग है। तो अवक्षेपण कर्म विशेष है, किसकी अपेक्षा से? उत्क्षेपण कर्म की अपेक्षा से। और उत्क्षेपण कर्म अलग है अवक्षेपण की अपेक्षा से, तो वो विशेष भी बन रहा है और सामान्य भी बन रहा है। ऐसा आपको अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। उषा जी, समझ में आ रहा है? जी, सब तो समझते हैं स्वामी जी, लेकिन सब मनन करते हैं ना, फिर गड़बड़ हो जाता है। नहीं, वो तो ऐसा नहीं, एक बार सुनने से समझ में आ गया, लेकिन उसी के लिए तो आवृत्ति करने का विधान है ना। उसको बार बार आवृत्ति करो, बार बार दिमाग में बिठाओ, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पहली बात समझ में आती है बात, लेकिन वो संस्कार एक बार पढ़ा है ना, इसलिए भूल जाते हैं उसको। तो उसको बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके मन में बिठाना पड़ता है, तो फिर वो उसको। अब मोबाइल का मतलब समझ में आता है आपको? क्यों आता है? क्योंकि सालों से, 20 सालों से बार बार सुनते आ रहे हो, इसलिए समझ में आ रहा है। और ऐसे ये भी वैसा ही है, इसको बार बार सुन करके, बार बार पढ़ करके मन में बिठाना पड़ता है, और कुछ नहीं है। व्यक्ति को, मैंने पहले भी बोला था, कोई बात समझ में आती इसलिए क्योंकि उनको बार बार सुना है, और कोई बात समझ में इसलिए नहीं आती है एक बार सुना है या 2 बार सुना है या कम सुना है। किसी को समझ में आने के लिए उसको इतने बार सुनना पड़ता है जितने बार सुनने से वो समझ में आ जाएगा। इसलिए आवृत्ति, अगर उसको दोहराना। दर्शनों में अनेक दर्शन ऐसे हैं, अनेक दर्शन में एक ही सूत्र को अपने अपने दर्शन में रखा, आवृत्ति असकृत उपदेशात्। अनेक दर्शनों में एक ही सूत्र को सब ऋषियों ने अपने शास्त्रों में स्थान दिया है, क्योंकि आवृत्ति अर्थात आवर्तन अर्थात रिपीटिशन, उसको बार बार रिपीट करते जाओ, बार बार उसको पढ़ते जाओ, बार बार सुनते जाओ, अपने आप वो समझ में आ जाए। सतीश जी को क्या कहना है?
स्वामी जी महाराज जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न जो है ना पर सामान्य और अपर सामान्य से संबंधित है। जी जैसा आपने बताया द्रव्य में द्रव्यत्व, गुण में गुणत्व और कर्म में कर्मत्व, ये तो अपना अपर सामान्य हो गया, लेकिन इनकी सत्ता जो है वो जो है पर सामान्य है। जी तो इसी प्रकार जैसे पशुओं में अगर पशुत्व को देखा जाए तो गधे में, घोड़े में, गाय में, बकरी में, सब में ये जो है पशुत्व तो पर सामान्य हो गया, लेकिन घोड़े में घोड़ापन और कुत्ते में कुत्तापन और अश्व में अश्वत्व ये अपर सामान्य, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा है कि वो अपेक्षा से वो बोल सकते हो आप कि पशुत्व देख, सारे पशुओं में पशुत्व है, उसको पर सामान्य बोलने को बोल सकते अपेक्षा से। फिर नीचे दूसरों को अपर सामान्य बोल सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं अग्नि व्यापक है जी, ऐसे जल व्यापक है जी। ये कहने को वास्तव में अपेक्षा से व्यापक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो व्यापक है क्या? यथार्थ में जब आएंगे तो व्यापक है क्या? सतीश जी बताएंगे? नहीं लगता। नहीं लगता है, नहीं है, ये बोलिए ना, ईश्वर के समान ये व्यापक है। अपेक्षा से इनको व्यापक बोला जा रहा है, किन्हीं की अपेक्षा से। तो किन्हीं की अपेक्षा से पशुत्व पर सामान्य बोल सकते हैं, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर वास्तव में रियलिटी में देखा जाएगा तो वो अपर सामान्य। आपेक्षिक रूप से आप बोल सकते हो सामान्य और अपर सामान्य, पर सामान्य, लेकिन वास्तव में महासामान्य एक ही होता है, ये बताएंगे आगे। धन्यवाद स्वामी जी। जी अब मैं सूत्र ले रहा हूं जी, नहीं तो आपके प्रश्न ही चलते रहेंगे। आगे बढ़ता हूं जी। 13वां सूत्र है, पृष्ठ संख्या 15। द्रव्य के विषय में बताया, अब गुण के विषय में बताया जा रहा है। गुणा कीदृशा इति अत्र उच्यते। गुण किस प्रकार के होते हैं, इस बात को अगले सूत्र में बताया जाता है। उभयथा गुणाः, उभयथा का मतलब है दोनों प्रकार से गुण है। उभयथा दोनों प्रकार से गुण है। गुणा उभयथा, गुणा खलु उभयथा प्रकाराः, गुण दो प्रकार से हैं। ते कार्यम कारणम घ्नन्ति नापि घ्नन्ति। ते वे गुण कार्यम अपने कार्य को, कारणम अपने कारण को, घ्नन्ति मार डालते हैं, नापि घ्नन्ति नहीं भी मारते हैं। अर्थात कुछ गुण ऐसे हैं जो अपने कारणों को मार डालते हैं, उत्पन्न होकर के अपने कारण को ही मार डालते हैं। कुछ ऐसे गुण हैं वो अपने कार्य को ही मार डालते हैं। ऐसा यही है, यही तो जिंदगी हमारी। जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते रहते हम लोग, कभी सोचते तक नहीं ना आप। सूत्र शैल्या अयम अर्थो अभिव्यज्यते। भाष्यकार कह रहे हैं उभयथा गुणा, ये जो सूत्र बनाया, इस सूत्र की शैली से अयम अर्थो अभिव्यज्यते, यही अर्थ प्रकट होता है जो मैंने लिखा है कि गुण मारते भी है और नहीं मारते हैं। ऐसा जो अर्थ मैंने किया है, ये सूत्र की शैली से ही ऐसा अर्थ प्रकट होता है। सूत्रस्य अर्थ स्वारस्यम अत्रैव अस्ति। सूत्र का जो सार है, सूत्र का जो अभिप्राय है, वो ऐसा करने में ही है। कैसा कि गुण मारते भी हैं और नहीं भी मारते हैं। उभयता शब्देन नकार स्वीकारो एव ग्रहीतुम युज्यते। उभयता शब्देन, सूत्र में जो उभयता शब्द आया है, इस शब्द से नकार का मतलब निषेध और स्वीकार का मतलब है स्वीकार्य। यानी उभयता शब्द से एक स्वीकार अर्थ में और एक नकार अर्थ ही यहाँ ग्रहीतुम युज्यते, ग्रहण करना चाहिए। यदि तु उभयता शब्देन, यदि तु उभयता शब्देन कार्यकारणयो ग्रहणम अभिष्टम। उभयता शब्द से यदि कार्य और कारण को यदि ग्रहण करना अभिष्ट होता, उभयता शब्देन कार्यकारणयो ग्रहणम अभिष्टम स्यात्। उभयता शब्द से हमने क्या अर्थ किया है
भाष्यकार कह रहे हैं उभयता शब्द से गुण मारते भी है और नहीं भी मारते हैं, ये अर्थ वास्तव में होना चाहिए। यदि उभयता शब्द से कार्य कारण को ही ग्रहण करना इस सूत्र में अभिष्ट होता तदातु, तब तो सूत्र फिर उभयता गुना नहीं बनता। कैसे बनता? न तथा गुना इति सूत्रेण भवितव्यम, फिर सूत्र का स्वरूप ही बदल जाता। न तथा गुना ऐसा सूत्र होना चाहिए। ते गुणाः तो ये जो गुण हैं कार्य कारण वदका एव इत्यर्थ समपाद्येत अनयासेन, तब कार्य कारण को अगर लेंगे ना, कार्य कारण अर्थ उभयता शब्द से कार्य कारण को लेंगे, सूत्र बनेगा न तथा गुना सूत्र बनेगा। तब अर्थ क्या होगा? ते गुणाः तो वे गुण तो कार्य कारण वदका एव, वे गुण कार्य को और कारण को मारते ही हैं, अर्थात अवश्य रूप से मारेंगे ही कार्य को और कारण को। इति एव अर्थ, ऐसा ही अर्थ समपाद्येत अनायासन, सरलता से यही अर्थ निकलता। यदि उभयता शब्द का अर्थ कार्य कारण को लेंगे तो सूत्रार्थ बनेगा कि गुण कार्य को और कारण को मारते ही हैं, ही जोड़ते ही अवश्यम अर्थ आएगा। पर ऐसा इस सूत्र को नहीं समझना चाहिए, ये भाष्यकार ने समाधान किया है। यद्यपि उपस्कार वृत्ति व्याख्ययोः एषो अर्थो विहिता। उपस्कार वृत्ति ये वैशेषिक के ऊपर अलग अलग भाष्यकार हुए हैं जी, और एक भाष्य का नाम है उपस्कार वृत्ति। तो उपस्कार वृत्ति में ऐसा ही अर्थ उन्होंने किया है, अर्थात गुण जो है कार्य को कारण को मारते ही हैं, ऐसा अर्थ किया है। परंतु न स सूत्र शैलिया लभ्यते, पर सूत्र की शैली से उपस्कार वृत्ति के द्वारा किया गया अर्थ उचित नहीं बैठता। चंद्रकांत भाष्यम तो सूत्रानुसारी प्रतिभाति। चंद्रकांत एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने भाष्य किया इस वैशेषिक के ऊपर, लेकिन चंद्रकांत तो ऐसा ही अर्थ कर रहे हैं जैसा मैं कर रहा हूँ, ये भाष्यकार कह रहे हैं ब्रह्म मुनि जी। चंद्रकांत भाष्यम तो सूत्रानुसारी प्रतिभाति, चंद्रकांत का जो भाष्य है सूत्र के अनुसार ही कहा है। क्या कहा उन्होंने चंद्रकांत ने? वदती च नापि वदती, गुण जो है मारता भी है और नहीं भी मारता है, ऐसा चंद्रकांत ने लिखा है। उभयता प्रवृत्तिर गुणानाम, इसलिए गुणों की जो प्रवृत्ति है वो दोनों प्रकार से होती है। यथा, अब उदाहरण दे रहे, यथा अरिद्रा चूर्णयो पीतत्व श्वेतत्वे उभे कारणभूते। एक अरिद्रा, अरिद्रा कहते हैं जी हल्दी को, हल्दी का पाउडर ले लीजिएगा, अरिद्रा का मतलब हल्दी, और चूर्ण का मतलब है यहाँ पर चूना, जो दीवारों पर आजकल तो कलर्स डालते हैं, तो पहले वो चूना लगाते थे ना, सफ़ेद कलर का होता है, मकानों के ऊपर चूना लगाते, आज भी लगाते हम लोग यहाँ पर। तो एक चूना होता है जो सफ़ेद, जो पान खाने वाले लोग भी पान के अंदर चूना डालते हैं, वाइट कलर का होता है। तो हल्दी और चूना, इन दोनों कारण स्वरूप में, एक में पीतत्व है, पीलापन है, एक में श्वेतत्व, सफ़ेदपन है। उभय कारणभूत, ये दोनों कारण है। अब इन दोनों को मिलाया जाए तो कार्येन लोहितेन रूपेण गुणेन हन्येते। अब इन दोनों को मिलाएंगे, श्वेत गुण को यानी श्वेत गुण वाले पदार्थ को और सफ़ेद गुण पीला गुण वाले पदार्थ को जब मिलाते हैं तो जब दोनों मिल जाए तो लोहितेन रूपेण, फिर लालपन उत्पन्न होता है, लाल कलर उत्पन्न होता है, और ये लाल आकर के उस पीले को और उसको श्वेतत्व को मार डालते हैं, बस लाल लाल ही दिखता है। स्पष्ट हो गया जी। अब एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जो नहीं मारता। तंतूनाम रूपम वस्त्रगत रूपस्य कारणम, ये जो रुई के धागे हैं, रुई की धागे हैं, उससे वस्त्र बनाया तो रुई का जो रूप है वो श्वेत है, और वस्त्र बन के तैयार हुआ तो वस्त्र भी सफ़ेद रहता है। सफ़ेद धागों से जब वस्त्र बनाते हैं, रुई के सफ़ेद धागों से जब वस्त्र बनाते हैं तो वस्त्र भी कार्य है, धागे कारण हैं। जो कारण में जो रूप है वही रूप वस्त्र के रूप को उत्पन्न करता है, लेकिन वो मारता नहीं है, अपने कारण को नहीं मारता है।
तन्न वस्त्रगतेन रूपेण रूपेण हन्येते, वस्त्र में आया हुआ रूप कारण के रूप को नहीं मारता है। ये दोनों उदाहरण सरल है। अब मैं दूसरा गुण ला रहा हूं। शब्द एक गुण कहलाता है जी, जैसे रूप गुण है, रस गुण है, गंध गुण है, स्पर्श गुण है, ऐसे ही शब्द एक गुण है। अब शब्द गुण के बारे में आगे विस्तार से आप समझेंगे, या संक्षेप से ये समझ लेना। शब्द एक विलक्षण प्रकार का है। प्रारंभ में जब 6 पदार्थों की व्याख्या करते हुए वहां पर भी बताया था शब्द को लेकर, नहीं, गुणों की व्याख्या करते हुए, यानी 24 गुण होते हैं, वह शब्द को सूत्र में नहीं पढ़ा, अलग से ग्रहण किया शब्द को, क्योंकि शब्द एक विलक्षण गुण है, विलक्षण पदार्थ है। तो आद्य शब्द कारणभूत स्वानंतरम कार्यम न हंति। जो शब्द उत्पन्न होता है, शब्द जब उत्पन्न होता है, शब्द की एक बिल्कुल अलग, जैसे आप लोगों, कुछ लोगों को कर्म समझ में नहीं आता है, उससे भी ज्यादा कठिन है शब्द के बारे में। शब्द को समझना उससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि सिद्धांत यह है कि शब्द कैसे उत्पन्न होता है, वो आगे बताएंगे। शब्द उत्पन्न होने के कारण संयोग से, संयोग गुण से शब्द उत्पन्न होता है, वियोग गुण से शब्द उत्पन्न होता है, और शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत है। तो यहां पर कहा जा रहा है आद्य शब्द, जो एक शब्द उत्पन्न हुआ है उसको आद्य शब्द कहते हैं, अर्थात प्रारंभ में उत्पन्न हुआ शब्द। कारणभूत स्व अनंतरम कार्यम न अंति। आद्य शब्द कारणभूत, ये जो प्रारंभ में एक शब्द हुआ है वो आद्य कहलाता है, अर्थात पहला शब्द उत्पन्न हुआ, और वो कारण स्वरूप है, क्योंकि वो अगले कार्य रूपी शब्द को उत्पन्न करने वाला है। तो स्व अनंतरम कार्यम न अंति, अपने आगे आने वाले कार्य को वो नष्ट नहीं करता है। उत्पन्न हुआ शब्द आगे उत्पन्न होने वाले शब्द को रोकता नहीं है, उत्पन्न करता है। संयोगात जायमान शब्द, संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द। आप मेरी ओर देखिए एक बार, देख रहे हो आप मेरी ओर? देखना पड़ेगा आपको, देख रहे हैं? देर देखिए, देखिए, देखा, संयोग हुआ दोनों हाथों का, तो संयोग ने शब्द को उत्पन्न किया, यह सिद्धांत है। तो संयोग से शब्द, तो संयोगात जायमान शब्द, संयोग से उत्पन्न हुआ शब्द, स्वकारणस्य संयोगस्य, स्वकारणस्य संयोगस्य स्थितत्वात् नश्यति। यदि संयोग वैसा का वैसा बना रहे तो शब्द समाप्त हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। इसका आपको उदाहरण देता हूं। स्कूल गए होंगे ना आप सब लोग, बेल बजती है ना, वहां पर घंटी बजाते हैं। आज हमारे यहाँ गुरुकुल में तो घंटी, हमारा जीवन क्या कहूँ जी, बहुत परेशान है हम लोग, जीवन भर घंटी के हिसाब से चलना पड़ता है हमको, क्या करें। गुरुकुलों में रहे विद्यार्थी के रूप में घंटी पर चले, गुरुकुलों में आने से पहले स्कूल कॉलेज किया, वहाँ पर घंटी पे चले, वहाँ से छुटकारा मिला तो गुरुकुल में फिर घंटी मिली है। अब गुरुकुल का विद्यार्थी जीवन निकल गया, आज भी फिर वही घंटी बजती है 4 बजे, क्या करें। खाने के लिए घंटी, सोने के लिए घंटी, उठने के लिए घंटी, पढ़ने के लिए घंटी, बहुत मुश्किल है जी। तो ये जो बेल बजती है ना, तो आप देखिएगा बेल को बजाने वाला एक अलग होता है और घंटी एक अलग होता है। तो उस पर एक डंडा लगाते हैं ना, मतलब जिसको अगर लगा के ऐसे रखो तो शब्द उत्पन्न होता है, फिर जल्दी समाप्त हो जाता है, याद रखना। लेकिन उसको चोट मार करके अलग करो तो शब्द बहुत दूर तक चलता जाता है, चलता जाता, चलता जाता, चलता ही जाता है, क्योंकि शब्द से शब्द उत्पन्न होता जाता है, बहुत दूर तक वो शब्द जाता है। तो अगर उस पर चोट लगा करके वैसे रखेंगे तो जल्दी शब्द समाप्त हो जाता है। तो यही बात कह रहे हैं, संयोगात जायमान शब्द, संयोग से उत्पन्न हुआ जो शब्द है, स्व कारणस्य संयोगस्य,
शब्द को उत्पन्न करने वाला जो कारण रूपी जो संयोग है, वो संयोग से स्थिरत्वात्, संयोग वैसा का वैसा बना रहे तो नश्यति ही, वो सब शब्द नष्ट हो जाता है जल्दी। तो यहां इस सूत्र में क्या समझाया गया जी? शब्द शब्द को उत्पन्न करता है, गुण गुण को उत्पन्न करता है, एक बात। फिर कहा है कि गुण, ऐसा कोई गुण, हर गुण ऐसा नहीं होता है। उभयथा गुण का मतलब है प्रत्येक गुण ऐसा ही करता है, इसका ये तात्पर्य नहीं है। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अपने कारणों को समाप्त करते हैं, उत्पन्न होकर के अपने कारण, जिस कारण से गुण उत्पन्न हो रहा है अपने ही कारण को नष्ट करने वाला होता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं बेचारे उत्पन्न होकर के अपने कारणों को नष्ट नहीं करते। ऐसा आप समझ लीजिए सूत्र का अभिप्राय। कुछ स्पष्ट हो गया जी? क्लियर हो गया? सूत्र का अभिप्राय इतना ही है कि कुछ ऐसे गुण होते हैं वो दूसरे गुणों को उत्पन्न करके नष्ट नहीं होते, बने रहते हैं। कुछ ऐसे गुण हैं दूसरे गुणों को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिएगा। युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। कार्य कारणम घ्नाति नापि घ्नाति, समझ में नहीं आया समझ। घ्नन्ति जो है क्रियापद है। घ्नन्ति जो है, जैसे अलग अलग क्रियाएं होती है ना, हन धातु का रूप है ये घ्नन्ति। हकार को घकार होता है, इसलिए समस्या आ रही है। तो वो जो अक्षर होते हैं बदल जाते हैं ना किन्हीं कारणों से। हन धातु है, हन धातु का घ्नन्ति रूप बनता है, तो वो घकार जो है हकार के स्थान पे, तो घ्नन्ति एक क्रियापद है। तो घ्नन्ति का मतलब है मार देता है, मतलब मार देते हैं। वो शब्द बहुवचन में ते गुणाः कार्यम कारणम घ्नन्ति, वे गुण कार्य को भी नष्ट करते हैं, कारण को भी नष्ट करते हैं। नापि घ्नन्ति, नष्ट भी नहीं करते हैं। अर्थात कुछ गुण नष्ट करते हैं, कुछ गुण नष्ट नहीं करते, इसका तात्पर्य। ये घ्नन्ति क्रियापद है। धन्यवाद। सुशीला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी एक बार यहाँ से हरिद्वार चूर्ण से दोबारा बताइए प्लीज, मेरा कनेक्शन कट गया था। ऐसा नहीं होता है जी। हिंदी बता दो स्वामी जी बस इसकी। मतलब जहां से छूट गए उसको दोबारा कैसे पढ़, मैं आपको दोबारा बताऊंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे जी? तो आपको एक काम करना है कि अपना अल्टरनेटिव इंटरनेट को रखना होगा। एक समाप्त होता है तो दूसरा रखना होगा आपको। तो इसलिए मैंने भी दो रखा है। हाँ, मैंने भी दो रखा है, दो कनेक्शन है मेरे पास में। एक समाप्त होता है, दूसरा चालू हो जाता है। तो आप अब दोनों ही समाप्त हो गए तो मैं तीसरा तो नहीं रख सकता, पर एक विकल्प रखना चाहिए। तो अब नष्ट हो गए तो आप इसको जब दोबारा पढ़ेंगे ना, आप दोबारा सुनिएगा ना इस कक्षा को। कक्षा तो बेचते ही हम लोग यूट्यूब में, तो आप दोबारा इसको सुनिएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तब आपको पूछना है। ठीक है स्वामी। मेहनत करके अगर हम पूछेंगे तो जरूर उसका फल अच्छा मिलता है। बिना मेहनत के फल मिलता है ना, वो खा नहीं पाता है व्यक्ति जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, अनीता जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी, यहाँ पर जैसे इसमें इसी सूत्र में कार्य अपने कारण को मारते हैं जी, और हिंदी में नीचे वाली लाइन में जहाँ भाष्यार्थ किया है तो वे अपने कार्य और कारण को नष्ट करते हैं, दोनों को ही नष्ट करते हैं। तो सूत्र में कार्य लिखा है, अपने कारण को मारते हैं। ऐसा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कार्य को मारते हैं, किसी जगह पर कारण को मारते हैं, ऐसे समझ लीजिए ना। जी जी, मतलब जो संभव अर्थ है वही लेना चाहिए ना। संभव अर्थ ये है कि किसी जगह पर कार्य को मार देते हैं, किसी जगह कारण को मारते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। तो धीरे धीरे आगे आप समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उदाहरण आते जाएंगे, तो आप समझते जाएंगे, आ जाएगा आपको समझ में। जी स्वामी जी, धन्यवाद। बस केवल सार इतना समझना है कि गुण ऐसे होते हैं कि कुछ गुण ऐसे होते हैं
अपने कार्यों को मारते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं अपने कारणों को मारते हैं, इस तरह समझ लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं जी मैं 14वां सूत्र। आवा जी। स्वामी जी, ये जो शब्द वाला जो एग्जाम्पल था जी, वो अच्छे से नहीं समझ में आया। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कई बार आपको सुनना होगा शब्द के विषय में, शब्द से शब्द उत्पन्न करने के कारण बताए गए हैं। शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं? तो शब्द उत्पन्न होते, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है। शब्द उत्पन्न करने के दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं, ये सभी को समझ में आएगा। जैसे संयोग अभी दिखाया था मैंने, अब विभाग दिखाने के लिए मेरे कागज लेना पड़ेगा। कागज लो, उसको तोड़ो, विभाग करो तो शब्द उत्पन्न होता है नहीं होता है? लकड़ी फाड़ो तो विभाग हुआ है, वहां पर शब्द उत्पन्न होता है नहीं होता है? तो विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है, संयोग से भी उत्पन्न होता है। तीसरा कारण है शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। शब्द अगले अगले शब्द को उत्पन्न करता जाता है। अब ये जो शब्द अगले अगले शब्द को उत्पन्न करता है, वो कैसे उत्पन्न करता है, ये कब तक उत्पन्न करता है, इसकी चर्चा तो आगे आएगी, तब समझ लेना। पर इतना मान लेना, शास्त्र कह रहा है कि शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है, तो आपको मानना चाहिए। बाद में इसका विश्लेषण करेंगे तब आपको और विस्तार से समझ में आएगा। आगे जी वो समझा। हाँ। जी वो समझा, बस उसका जो गुण जो अपने आप को नष्ट करता है नहीं नष्ट करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये उदाहरण कैसे फिट होता है ये नहीं समझा। देखिए, संयोग गुण है ना, संयोग गुण से शब्द उत्पन्न हो गया। अब वो संयोग बना रहता है तो आगे शब्द उत्पन्न होते नहीं है। संयोग एक गुण है, संयोग से संयोग गुण से एक शब्द तो उत्पन्न हो गया, लेकिन उस संयोग को वैसे ही बनाए रखोगे तो कुछ जगहों पर वो शब्द उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। ये यहां पर कहा गया है, बस इतनी सी बात है। अब वो संयोग जो है वो परंपरा से होगा, मतलब एक शब्द उत्पन्न हुआ, उसकी शब्द का जो तीव्रता है ना, क्योंकि शब्द के साथ वहां वेग भी एक कारण आता है, वहां पर यहां पर भी वेग, क्योंकि जब हम, जैसे मैं बोलूं ओम, ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा शब्द, लेकिन ओम बोला तो और ज्यादा दूर तक जाएगा। तो जो मैंने जो एक शब्द की तीव्रता को तो उत्पन्न किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो बढ़ाई है, अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है कितने दूर तक जा सकता है, तो वो शब्द कितने दूर तक उत्पन्न होते हुए जाएंगे। अधिक से अधिक फ्रीक्वेंसी रखूंगा तो और दूर तक शब्द जाता जाएगा आकाश में, तो वो शब्द शब्द को उत्पन्न करता है, ऐसा एक सिद्धांत माना है शास्त्रकार ने। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी, यहाँ आपने उदाहरण दिया जैसे कि गुण अपने कारण को मारते हैं जी, और नहीं भी मारते हैं जी। इन दोनों का उदाहरण पाएंगे, तो कार्यों को मारते हैं, ये उदाहरण दिए है क्या? तो अभी बताया ना, जो संयोग गुण बना रहता है तो आगे वाला जो कार्य समाप्त होता है ना। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो आपका समय ही हो गया जी। अब किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, 2-4 मिनट बचे हुए हैं, तो नया पाठ तो क्या हो पाएगा। हाँ, अनीता आनंद जी। स्वामी जी, ये जो अभी आपने संयोग और विभाग का वो बता रहे थे, घंटी बजने का, तो वो वाला उसमें परंपरा से वो ले लेंगे इसको, जो आपने परंपरा से बताया था कि असमवाही होगा ये, जैसे संयोग और विभाग, घंटी बजी और फिर वियोग हो गया। नहीं, परंपरा से तो कर्म के लिए बोला गया। कर्म जो है कारण बनता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कारण बन करके बनाए रहते, जैसे समवायी कारण जो होता है वो बना रहता है। असमवायी कारण गुण है तो असमवायी कारण भी बना रहता है, लेकिन कर्म एक कारण है, असमवायी कारण बनता हो भी वो रहता नहीं कर्म, क्योंकि वो क्षणिक है, वो समाप्त होता है। अब कर्म रहा ही नहीं है तो कैसे कारण बोलोगे? अजी परंपरा से कारण, जब उत्पन्न किया कर्म से उत्पन्न हुआ है तो कारण तो है लेकिन रहता नहीं है, तो उसको परंपरा से कारण बोल दिया है। गुण और द्रव्य तो साक्षात कारण तो रहते ही हैं, लेकिन कर्म एक ऐसा है, वो कारण तो बन रहा है असमवायी कारण,
लेकिन वो रहता नहीं है वहां पर। जैसे निमित्त कारण है, निमित्त कारण घड़े को बनाए के चला जाता है, कुम्हार हमेशा घड़े के साथ थोड़ा रहता है। तो ऐसा इस कर्म को समझ लीजिएगा। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? अच्छा, प्रश्न नहीं तो अच्छी बात है, फिर समाप्त कर देता हूं मैं। तो आपने 31 नाम आए हैं शिविर के लिए, आप लोगों के ओर से 31 नाम आए हैं। बहुत कम लोग आए हैं, फिर भी हम करेंगे जी, शिविर तो करेंगे ही। कुछ लोगों का कहना है कि गर्मी है इसलिए ना हो। तो देखिए जी, कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। कहीं गर्मी कारण बनेगा। अगर मैं कहता हूँ जी फिर आपको कनाडा ले जाके करूँ, मतलब ऐसी जगह ले जाऊँ जब बर्फ़ ही पड़ रही हो, आज भी इधर कश्मीर के तरफ बर्फ़ आज भी पड़ रही है, तो जो वहाँ बर्फ़ पड़ रही कहोगे आप। फिर कहेंगे जी थोड़ा बाद में करते हैं जी, तो जी फिर वो तो बच्चों का वो हो जाएगा। कोई ना कोई कारण बनेगा। तो कुछ तपस्या भी तो करनी होती है ना। योग करने के लिए तप का भी विधान किया है, तो कुछ तपस्या किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई ना कोई कारण बनेगा, उन कारणों को रोकते हुए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। रही बात गर्मी, मान लीजिए, मानता हूँ मैं आज जैसी है वैसा मई में नहीं रहे, मई में थोड़ा ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। हमें सुबह शाम को ध्यान करना है। सुबह गर्मी नहीं होती है और शाम को भी ऐसी गर्मी नहीं होती है। और अंदर कमरों में जब तक रहोगे एसियां रहेंगी वहाँ पर। और जो कक्षाएं दिन में होती हैं वो गर्मी में नहीं होंगी, वो हॉल में होंगे। कक्षाएं हॉल में होंगी, उसमें भी एसियां हैं। हॉल में कक्षाएं होंगी ना, उसमें एसी मिलेगी आपको। और कमरों में जब तक रहोगे एसी मिलेगी आपको। और सुबह शाम को जो ध्यान होगा वो बाहर करेंगे, पानी के सामने। वहाँ ऐसी गर्मी नहीं हो। सुबह सुबह तो वैसे गर्मी नहीं होती है, पानी के सामने बैठेंगे। और शाम को भी थोड़ी बहुत तो होगी, शाम को इतना तो सहन करना ही चाहिए। तो किसी को कारण बना करके अच्छे काम को रोकिएगा मत, ये मेरे को कहना चाहिए था, आपको कहना था। तो ठीक है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। 30 है तो हम 30 का लगाएंगे जरूर। अब इस बार हमने संकल्प किया, कुछ लोगों ने कहा नहीं जी अब लोग नहीं आ रहे तो अब भले ही कम लोग हैं, थोड़ा पैसे ज़्यादा लगे, कोई बात नहीं, लेकिन करो। तो मैं कर रहा हूँ, शिविर तो करूँगा। तो आप अभी भी समय बहुत है, अभी भी आप आवेदन भेजना हो तो भेज सकते हैं। जिनको आना है तो आ सकते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी। स्वामी जी डेट्स कौन सी हैं? 4 मई से 11 मई, रविवार से रविवार। जी ठीक। ओ हाँ, योगेश जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी आपने 11 से 18 मई बोला था, 4 से 11 आप उपलब्ध नहीं थे। नहीं, वो फिर हमने चेंज किया है। मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि इसलिए मैंने चेंज किया कि 4 से 11 मई कहते ही लोग परेशान हो रहे थे, और 11 से 18 कहोगे तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। तो और फिर दूसरा है कि वहाँ पर बरसात आने की भी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बरसात होने की संभावना है। तो बरसात आने से पहले हम लोग कर लें, इसलिए 4 से 11 ही रख रहे हैं हम लोग जी। कौन सी जगह पर हो रहा है? अब पहली बार सुन रहे हैं जी, ये गोवा में हो रहा है। जो भी जानकारी है योगेश जी से प्राप्त कर लीजिएगा। मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।